जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साथ ही साथ थोड़ा कठिन समझा जाने वाला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन भारी भरकम शब्दों से ना आपको परेशान होना है और ना ही इनको बहुत कठिन समझ लेना है, क्योंकि अगर सही तरीके से सीख ली जाएं तो ये सच में बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप की हैं। द फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव एंड द सेकंड वन इज जेरंड एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है, क्या काम करती हैं और कैसे बनती हैं, और साथ ही साथ हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और इनके बीच क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब्स इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं होती हैं, अपने रूप के लिए दूसरों पर निर्भर करती हैं। दूसरों के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार इनको अपना रूप बदलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उस चीज का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसी एक सेंटेंस में लगती हैं वैसे ही किसी दूसरे टेंस के सेंटेंस में होती हैं, और वैसे ही सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाए तो भी ये वैसी ही रहती हैं, यानी इनको अपना फॉर्म चेंज नहीं करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप गौर कीजिए फाइनाइट वर्ब्स पर। स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस के टेंस पर डिपेंड करती हैं, यानी एक टेंस के सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब लगेगी, लेकिन अगर सेंटेंस का टेंस चेंज कर दे तो फिर फाइनाइट वर्ब को भी चेंज होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, आई राइट गुड स्टोरीज, मैं अच्छी कहानियां लिखती हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें ये वर्ब जो है राइट, इसे देखिए, ये राइट यहाँ लिखा है हमने। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दें, स्टूडेंट्स अगर अब हम इस सेंटेंस के टेंस को चेंज कर दें, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएं, तो ये सेंटेंस बनेगा आई रोट गुड स्टोरीज, मैंने अच्छी कहानियां लिखी। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा, यहाँ हम राइट नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटेंस का टेंस चेंज हुआ, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा और हमें राइट की बजाय यहाँ लिखना पड़ेगा रोट। तो आपने देखा कि राइट को डिपेंड होना पड़ता है टेंस पर। स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से अगर हम फिर से इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दें और हम इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं, तो ये सेंटेंस बनेगा आई हैव रिटन गुड स्टोरीज, मैंने अच्छी कहानियां लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर यहाँ आपको रोट नहीं बल्कि रिटन लिखना होगा। आपको फिर से वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ जैसे जैसे टेंस चेंज होता है वैसे वैसे वर्ब को भी चेंज होना पड़ रहा है। तो आप इससे जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, ये डिपेंड करती है सेंटेंस के टेंस पर। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि फाइनाइट वर्ब्स केवल सेंटेंस में टेंस पर डिपेंड करती हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करती हैं। अगर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है यानी एक वचन करता है तो इनका अलग फॉर्म लिखा जाता है, और वहीं सब्जेक्ट अगर प्लूरल यानी बहुवचन हो जाए तो ये अलग रूप में लिखी जाती हैं। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट जो है उसका पर्सन चेंज हो जाए यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो इन्हें अलग तरह से लिखते हैं, वहीं अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का हो तो फिर इनका अलग फॉर्म लिखा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इन सेंटेंसेस पर गौर कीजिए। आई गो टू टेम्पल डेली, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ जो आई है ये सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने यूज किया है गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, ही गोज टू टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर जाता है, तो फिर यहाँ ही जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहाँ पर हम गोज लिखेंगे ना कि गो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का या सेकंड पर्सन का या फिर थर्ड पर्सन का, इस बात पर डिपेंड करती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी होगी। तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं जो कि स्वतंत्र नहीं होती। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं पता है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनको स्क्रीन पर शो किया है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब गौर करते हैं उस सिचुएशन पर जहां सब्जेक्ट के सिंगुलर यानी एक वचन या प्लूरल यानी बहुवचन होने पर जो वर्ब यूज होती है वो चेंज करनी पड़ती है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय प्लेज फुटबॉल, क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द बॉय यानी एक लड़का फुटबॉल खेलता है, तो ये जो सब्जेक्ट है लड़का ये एक वचन यानी सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर जो वर्ब यूज की है वो है प्लेज। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, द बॉयज प्ले फुटबॉल यानी लड़के फुटबॉल खेलते हैं, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द बॉयज जो कि प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ हम प्लेज नहीं प्ले लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो डिपेंड करती हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट पर और सेंटेंस के टेंस पर। स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फाइनाइट वर्ब्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। जिस तरह से फाइनाइट वर्ब्स पर टेंस का और सब्जेक्ट का असर पड़ता है, इन पर असर नहीं पड़ेगा। सेंटेंस का टेंस क्या है या सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई लाइक प्लेइंग चेस, मैं चेस यानी शतरंज खेलना पसंद करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई लाइक्ड प्लेइंग चेस, मैं चेस यानी शतरंज खेलना पसंद करता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस है आई हैव ऑलवेज लाइक्ड प्लेइंग चेस, मैंने हमेशा ही शतरंज खेलना पसंद किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन इनमें तीनों में ही प्लेइंग यूज हुई है, तो ये जो प्लेइंग है ये है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, जबकि जो इन तीनों सेंटेंसेस में लाइक है ये है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ हमने लाइक यूज किया है, सेकंड में लाइक्ड हुआ है और थर्ड में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है जो कि है लाइक्ड। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। So students, we have learned so far that non-finite verbs are not affected by the tense or the subject of the sentence. Sentence का जो subject है या फिर sentence का जो tense है उसका कोई प्रभाव non-finite verbs के ऊपर नहीं पड़ता है, ये इनसे प्रभावित नहीं होती हैं। Students, थोड़ी और clarity के लिए देखें। I like swimming, मैं तैरना पसंद करती हूँ। My friend liked swimming, मेरे मित्र ने तैरना पसंद किया या मेरा मित्र तैरना पसंद करता था। और थर्ड सेंटेंस है शी हैज़ ऑलवेज लाइक्ड स्विमिंग, उसने तैरना हमेशा ही पसंद किया है या उसे हमेशा ही तैरना पसंद रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ स्विमिंग जो है ये अलग अलग टेंस के सेंटेंसेस हैं, इनमें सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन स्विमिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों सेंटेंसेस में वो एक ही फॉर्म में यूज हुई है। स्टूडेंट्स, ये जो स्विमिंग है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये कौन सी वर्ब है, ये है जेरंड। ये जेरंड क्यों है ये हम आगे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहली जो वर्ब है इन्फिनेटिव, उसे सीखना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बड़े बड़े शब्दों से घबराना नहीं है, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ आप अच्छे से फेमिलियर हैं, आप इसे यूज करते हैं। जब आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो आप इन्फिनेटिव यूज कर रहे होते हैं, बस आपको पता नहीं होता कि जो आपने अभी बोला या लिखा ये इन्फिनेटिव था। स्टूडेंट्स, जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। An infinitive is formed from a verb but doesn't act as a verb. Students, verb से ये बनती है लेकिन verb के जैसा काम नहीं करती, यानी जो काम क्रिया का होता है ये वो काम नहीं करती, बल्कि ये काम करती है नाउन का या फिर एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का, यानी या तो ये संज्ञा का काम करती है या फिर विशेषण का काम करती है या फिर ये विशेष यानी एडवर्ब का काम करती है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि नाउन आप जानते ही हैं, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, और एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है या फिर वर्ब के बारे में कुछ बताता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब्स का काम क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले भी बताया कि ये नाउन का काम करती हैं या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। इनका एक काम पर्पस शो करना भी होता है, यानी क्रिया का करने का उद्देश्य क्या था वो ये बताती हैं। इन एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिए। I worked hard to pass with good marks. अच्छे अंकों के साथ पास होने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो सेंटेंस में क्रिया हुई है वो है कठिन परिश्रम करना,
अभी ये हुआ क्यों है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पास होना, वो भी अच्छे अंकों के साथ। तो स्टूडेंट्स, पास होना जो उद्देश्य है, तो ये हमने इन्फिनेटिव वर्ब के थ्रू शो किया है, टू पास, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही वर्क्स हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स। अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, जो कि पहले आई था यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है। लेकिन इस बात का जो टू पास है, इस इन्फिनेटिव वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। I went there to buy a good novel. मैं एक अच्छा उपन्यास खरीदने के लिए वहाँ गया। स्टूडेंट्स, तो मेरे वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था? एक अच्छा उपन्यास खरीदना। तो इसे शो करेगी एक इन्फिनेटिव वर्ब, जो कि होगी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टू बाय। और इसका सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सेंटेंस के टेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, ये टू बाय ही लिखा जाएगा। अगर हम इस सेंटेंस में टेंस चेंज कर दें और सब्जेक्ट भी चेंज कर दें और लिखें शी विल गो देयर टू बाय अ गुड नॉवल, एक अच्छा उपन्यास खरीदने के लिए वो वहाँ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, अब वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमने यूज़ किया है। और साथ ही साथ जो सेंटेंस था वो जो पहले पास्ट इंडेफिनिट में था, अब हम इसे यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन फिर भी टू बाय वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करें। I went on holiday to relax. मैं रिलैक्स करने के लिए यानी आराम करने के लिए छुट्टी पर गया। तो मैं छुट्टी पर क्यों गया? आराम करने के लिए, यानी छुट्टी पर जाने का मेरा उद्देश्य था आराम करना। तो इस उद्देश्य को, इस पर्पस को शो करने के लिए हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिलैक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। I ran to occupy my seat. अपनी सीट को ग्रहण करने के लिए मैं दौड़ा। स्टूडेंट्स, मैं क्यों दौड़ा? अपनी सीट को ग्रहण करने के लिए। तो मेरा उद्देश्य था अपनी सीट को ग्रहण करना। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ग्रहण करना, क्या? अपनी सीट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम टू के साथ वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एज एन इन्फिनेटिव हमारा जो पर्पस है क्रिया का वो शो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इन्फिनेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप जानते हैं एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को पढ़िए। ही गेव मी अ केक टू ईट। उसने मुझे खाने के लिए एक केक दिया। तो ये जो अ केक है, इसके बारे में टू ईट जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो केक था वो किस लिए था? खाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये इन्फिनेटिव जो है टू ईट, ये केक के बारे में बता रहा है या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस में नाउन की तरह भी काम करते हैं, फिर वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। टू स्विम इज नॉट ईजी। आसान नहीं है क्या? तैरना। तैरना आसान नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इज नॉट ईजी, ये जो क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम यहाँ कर रहा है इन्फिनेटिव, जो कि है टू स्विम। तो यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए। टू एरर इज ह्यूमन। स्टूडेंट्स, ये एक सेइंग है जो कि काफ़ी फेमस है, अलेक्जेंडर पोप के वर्ड्स हैं। टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है और क्षमा कर देना ईश्वरीय गुण है। स्टूडेंट्स, हालांकि मैंने इसे आधा ही आपके लिए यूज़ किया है एज एन एग्जाम्पल। टू एरर इज ह्यूमन। तो अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू एरर, ये एक इन्फिनेटिव है जो कि यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू प्ले चेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यानी शतरंज खेलना एक बच्चे का खेल नहीं है, यानी आसान बात नहीं है। स्टूडेंट्स, तो ये जो टू प्ले है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक इन्फिनेटिव है और ये यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है, तो जो कि एक इन्फिनेटिव का काम है। स्टूडेंट्स, कभी कभी आप इन्फिनेटिव्स को ऑब्जेक्ट की जगह पर भी सेंटेंस में लगा हुआ पाएंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए। आई ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने कोशिश की समस्या को हल करने की। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कोशिश की? समस्या को हल करना। तो ये जो टू सॉल्व है, ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट्स नॉट ईजी टू स्विम। तैरना आसान नहीं है। तो इट्स नॉट ईजी, यह आसान नहीं है क्या? तैरना। तो
तो टू स्विम जो है, जो कि एक इन्फिनेटिव है, यहाँ इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये वर्ब अगर सेंटेंस में हो तो आप इन्हें इन्फिनेटिव में ही यूज करें। अग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, डिसाइड, डिमांड, डिजायर, डिजर्व, एक्सपेक्ट, फील, होप, learn, manage, offer, prepare, promise, refuse, seem, try and wish। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अगली नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि है जेरेंड। जेरेंड्स जो हैं ये वर्ब से बनते हैं, जैसे इन्फिनेटिव भी वर्ब से बनता था, लेकिन उसमें हम टू जोड़ते थे, और जेरेंड में हम क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, जेरेंड की पहचान है, जेरेंड का काम है नाउन की तरह काम करना। तो सेंटेंसेस में ये नाउन का काम करता है, अब वो चाहे सब्जेक्ट का काम करे या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे। यही काम इन्फिनेटिव भी करता है, लेकिन वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि जेरेंड्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। क्लैरिटी के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को देखिए, स्विमिंग इज नॉट ईजी, यानी तैरना आसान नहीं है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ स्विम में आईएनजी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे पास्ट टेंस में बोलें या लिखें तो ये होगा स्विमिंग वॉज नॉट ईजी, और अगर हम इसे फ्यूचर में बोलें और कहें कि तैरना आसान नहीं होगा तो हम बोलेंगे स्विमिंग विल नॉट बी ईजी। तो आप देख रहे हैं स्विमिंग अनचेंज रहेगा, टेंस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये काम किसका कर रहा है, आप देखिए इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, तो ये जेरेंड है। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को देखिए। आई डू नॉट लाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मैं पसंद नहीं करती हूँ क्या, दूसरों पर निर्भर होना। स्टूडेंट्स, यहाँ डिपेंड में आईएनजी जुड़ी हुई है, डिपेंडिंग। स्टूडेंट्स, अगर ये सेंटेंस जो है ये किसी और टेंस का होता, अगर ये होता कि मुझे दूसरों पर निर्भर होना पसंद नहीं था या मैं दूसरों पर निर्भर होना पसंद नहीं करती थी, तो ये सेंटेंस बनता आई डिड नॉट लाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो आप देखेंगे कि टेंस चेंज हो जाने के बाद भी यहाँ डिपेंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये एक जेरेंड है जो कि यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। स्टूडेंट्स, इस समय आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ब्स नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ब दी गई हो तो आप याद रखें कि उसमें आप हमेशा जेरेंड का यूज करें। ये वर्ब्स हैं अवॉइड, कंसीडर, delay, dislike, appreciate, mind, enjoy, finish, give up, approve of, afraid of, stop, keep on, insist on, suggest, postpone and put off। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वर्ब्स आपको नजर आए तो आप याद रखें कि ये वर्ब्स हमेशा जेरेंड को फॉलो करती हैं। आई होप आपको जेरेंड्स क्लियर हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने वाले हैं पार्टिसिपल को। स्टूडेंट्स, ये थर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है, पहली थी इन्फिनेटिव, दूसरी जेरेंड और तीसरी है पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल जो है ये खुद भी तीन टाइप के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, पहले आपको जानना जरूरी है कि पार्टिसिपल काम क्या करता है एक सेंटेंस में। अ पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। स्टूडेंट्स, ये जो है पार्टिसिपल, ये सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करता है या फिर ये एडवर्ब का काम करता है, मतलब विशेष्य का। अगर हम और डेप्थ में जाएं तो एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, कुछ ज़्यादा बताना, उसे क्वालिफाई करना। तो स्टूडेंट्स, या तो ये किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में कुछ बताता है, या फिर ये क्रिया के करने के तरीके को, उसके करने के समय को, क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये बताता है। तो चलिए अब हम पार्टिसिपल को डिटेल में पढ़ते हैं। पार्टिसिपल खुद भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। सेकंड जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और अगला जो पार्टिसिपल है, अगला टाइप जो है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है।
स्टूडेंट्स, जेरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यही करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फिर आप कैसे समझेंगे कि अगर कहीं कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लगी है तो वो जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल? ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स पर गौर करें। आई फाउंड अ क्राइंग गर्ल ऑन द रोड। मुझे सड़क पर एक रोती हुई लड़की मिली। स्टूडेंट्स, पहले तो प्रूफ करते हैं कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है कौन सी। आप क्राइंग को देखिए, अगर ये जो वर्ब है ये इंडिपेंडेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। अगर इस सेंटेंस की जगह हम एक दूसरा सेंटेंस लिखें स्टूडेंट्स, तो अगला सेंटेंस देखें, ही फाउंड अ क्राइंग गर्ल ऑन द रोड। उसे सड़क पर एक रोती हुई लड़की मिली। स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई की जगह ही हो गया, लेकिन ये जो क्राइंग गर्ल है, जो रोती हुई लड़की है, वो तो क्राइंग गर्ल ही रहेगी। इस वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कंफ्यूजन जो हो सकता है कि ये जेरंड है, क्योंकि वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। तो ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो स्टूडेंट्स आप देखिए, पहले सेंटेंस में आई फाउंड अ क्राइंग गर्ल। स्टूडेंट्स, ये जो क्राइंग है ये बता रहा है गर्ल के बारे में। मैंने एक रोती हुई लड़की देखी, लड़की जो कि रो रही थी, रोती हुई। तो ये जो क्राइंग वर्ड है ये लड़की के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ भारी भरकम शब्दों में नहीं जाना है, आप तो ये समझे ये लड़की के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो लड़की रो रही थी। तो ये जो क्राइंग है ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का काम करता है, या तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ खास बात बताता है, या फिर ये क्रिया के बारे में कुछ खास बात बताता है कि क्रिया कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ अ फॉलिंग ट्री। मैंने एक गिरता हुआ पेड़ देखा। तो मैंने एक पेड़ देखा, पेड़ कैसा था? फॉलिंग, गिरता हुआ। तो ये फॉलिंग है, ये पेड़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई लाइक दैट डांसिंग डॉल। मुझे वो नाचती हुई गुड़िया पसंद आई। तो डांसिंग डॉल, डॉल कैसी है? डांसिंग, नाचती हुई। तो यहाँ डांसिंग डॉल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये डांसिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही गॉट वेट वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को पानी देते हुए वो गीला हो गया। तो वाटरिंग द प्लांट्स, स्टूडेंट्स, वाटरिंग, वो गीला हो गया। क्यों गीला हो गया? कैसे गीला हो गया? पौधों को पानी देते वक्त गीला हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये वाटरिंग बता रहा है कि क्रिया जो हुई है गीले होने की, कि वो क्यों हो गई, कैसे हो गई। तो स्टूडेंट्स, वाटरिंग जो है ये क्रिया के बारे में बता रहा है, और जो शब्द हमें क्रिया के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाटरिंग है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ बर्निंग ट्रेन। स्टोरी एक जलती हुई ट्रेन पर आधारित थी। ट्रेन कैसी थी? जलती हुई। तो ये ट्रेन के बारे में बर्निंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ डिफरेंशिएट कर पाएं, इसलिए मैंने फिर से इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताया है। स्टूडेंट्स, जेरंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, एंड सेम इज द केस विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ही बनता है, लेकिन जो अंतर है वो है इनके फंक्शंस का, इनके काम का जो ये सेंटेंस में करते हैं। जेरंड का काम है सेंटेंस में नाउन का काम करना, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करना। इस सेंटेंस को देखिए, सिंगिंग इज इजी। व्हाट इज इजी? सिंगिंग। तो सिंगिंग जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है, ये जेरंड है। जबकि आई सॉ अ सिंगिंग बर्ड, मैंने एक गाता हुआ पक्षी देखा। तो पक्षी के बारे में सिंगिंग जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पक्षी एक नाउन है, और ये जो नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो सिंगिंग यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है पास्ट पार्टिसिपल की। इसका भी वही काम है, सेंटेंस में या तो क्रिया के बारे में बताना, तो ये एडवर्ब का काम करेगा, या फिर नाउन के बारे में बताना, तब ये एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई सॉ अ फॉलन ट्री, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा। स्टूडेंट्स, फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
ये फॉलन वर्ड जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है हमें पेड़ के बारे में कि पेड़ कैसा था, पेड़ गिरा हुआ था। पेड़ नाउन है और ये नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई हैव रिटर्न द ब्रोकन चेयर, वो टूटी हुई कुर्सी मैंने वापस कर दी है। तो स्टूडेंट्स, टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी कैसी है, टूटी हुई। तो ये टूटी हुई जो है ये कुर्सी के बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। डिसअपॉइंटेड बाय योर बिहेवियर आई कांट हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो डिसअपॉइंटेड है ये मेरे खुद के बारे में बता रहा है कि मैं आपके व्यवहार से निराश हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ भले ही आई हिडन है, तो ये जो डिसअपॉइंटेड है वो आई यानी मेरे बारे में बता रहा है। आई प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अ टायर्ड प्लेयर कैन नॉट प्ले वेल, एक थका हुआ खिलाड़ी अच्छी तरह से नहीं खेल सकता है। अ टायर्ड प्लेयर, प्लेयर कैसा, टायर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। दिस मैन सेल्स स्टोलन गुड्स, ये आदमी चोरी किया हुआ सामान बेचता है। सामान कैसा, चोरी किया हुआ। तो स्टूडेंट्स, स्टोलन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये गुड्स यानी सामान के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो सामान चोरी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये है पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। स्टूडेंट्स, परफेक्ट पार्टिसिपल में बात होती है दो कामों की जो कि भूतकाल में हुए, जो कि पास्ट में हुए। यहाँ एक काम खत्म हो जाता है और फिर दूसरा काम शुरू हुआ होता है। तो इन एग्जाम्पल्स को देखिए। वैसे इनमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हैविंग हर्ड द नॉइज वी वेंट आउट, शोर सुनने के बाद हम बाहर गए। तो यानी दो काम हमने भूतकाल में किए, हम बाहर गए और हमने शोर सुना, लेकिन शोर सुनने का काम पहले हुआ और बाहर जाने का काम बाद में हुआ। तो यहाँ जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसके साथ हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो हैविंग हर्ड द नॉइज वी वेंट आउट। हैविंग रिकॉर्डेड द सॉन्ग आई फॉरवर्डेड इट, मैंने पहले सॉन्ग को रिकॉर्ड किया और उसके बाद मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया। तो दो काम मैंने पास्ट में किए, एक तो सॉन्ग रिकॉर्ड किया और फिर उसे फॉरवर्ड किया। लेकिन जो काम पहले कंप्लीट हुआ, सॉन्ग पहले रिकॉर्ड किया, तो उधर हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैविंग रिकॉर्डेड द सॉन्ग आई फॉरवर्डेड इट। तो स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस है हैविंग कंप्लीटेड द वर्क शी स्टार्टेड वॉचिंग टेलीविजन। तो काम खत्म करने के बाद उसने टेलीविजन देखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ भी इसने पास्ट में दो काम किए, पहले काम खत्म किया और उसके बाद टीवी देखना स्टार्ट कर दिया। तो जो काम पहले खत्म हुआ उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट टेंस में। स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, रूल्स को एक बार रिवाइज कीजिए और आप खुद सोचिए कि इन सेंटेंसेस में नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कौन सी फॉर्म को चूज करना, कौन सी फॉर्म को फिल करना ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे आने वाले सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस के बाद एक इनविटेशन कार्ड है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम के पेज नंबर 81 पर दिया हुआ है। आपको ये इनविटेशन कार्ड भी देखना है, स्टडी करना है और इसके बेसिस पर एक और इनविटेशन कार्ड उसी तरह से लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जो चीज़ें मैंने समझाई वो आपको समझ आई हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।